हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। देखिए, सबसे पहले सभी को शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीष। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे आपको हम लोग क्या एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के आपको पीरियड में हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग कुछ देख रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे। तो दो चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका शॉर्ट क्वेश्चन देखे। आप नहीं देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियो को आपको क्या करेंगे, आप देख लेंगे उसके। और क्या दूसरा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो आप यह उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, वो सर्टेन उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आपको उस क्वेश्चन को जरूर आपको रिव्यू करेंगे आप लोग। आज हम लोग क्या देखा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to electric dipole, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव का मान निकाले। यह क्वेश्चन आपको जरूर आप देखेंगे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? पहला आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है लॉन्ग क्वेश्चन का, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव का मान निकाले। चलिए इसको सोल्व किया जाए। कैसे आप लोग लिखेंगे? जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे एग्जाम में लिखना है बाबू। आए भाई लिखेंगे, मार्क्स कट जाएगा आपको। यह स्टेप वाइज जैसे जैसे आपको लिख रहे हैं, ज्यादा भाषा लिखने की जरूरत, बेतुका आपको लैंग्वेज लिखने की कोई मतलब नहीं है। यह आपको साइंस है, यह कोई आर्ट्स नहीं है कि आप क्या करेंगे कुछ भाषाविद आपको भाषा आपको लैंग्वेज को लिखकर आपको मार्क्स आपको मिल जाएगा, नहीं, वैसे मिलने वाला नहीं है। आपको यह कॉन्सेप्ट चाहिए। आप देखेंगे उसमें कितना नॉलेज आप भरे हुए हैं, सही स्टेप में आप जा रहे हैं कि नहीं। लैंग्वेज इसमें कोई मीनिंग नहीं है इसका। तो क्या लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र लिखकर आपको एरो दे देंगे। पता है डाइपोल कैसे बनता है? डाइपोल के लिए बताए थे, जब डाइपोल दो पोल, द्विध्रुव दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, डाइपोल। तो जब भी यहाँ पर मैग्नेट के लिए, वो मैग्नेट के लिए होता है, चुंबक के लिए, लेकिन आपको चार्ज में भी दो पोल होते हैं। जितने भी आपको डाइपोल मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज हैज सेम मैग्नीट्यूड, बोथ चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। जब दो चार्ज हो, दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर होना चाहिए। एक मान लेते हैं -q
एक क्या होगा माइनस क्यू, एक क्या होगा प्लस क्यू। ठीक है, इसी का नाम क्या है डाइपोल। दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए इतना डिस्टेंस बना लेते हैं। पता है डाइपोल कहाँ बनती है? एटम में। दो प्रकार का पढ़े होंगे एटम होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। जिसमें डाइपोल होता है उसके ध्रुवीय अणु कहते हैं, और जिसमें डाइपोल नहीं होता है उसको अध्रुवीय अणु कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल क्या विच हैज डाइपोल मोमेंट, और जो विच हैज नो डाइपोल मोमेंट उसको क्या कहेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर यह डाइपोल है। डाइपोल यहाँ पर क्या है? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दो चार्ज है, देखो यहाँ पर बोथ चार्जेज हैव सेम मैग्नीट्यूड। देखो ये क्यू क्यू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन नेचर अपोजिट है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें क्या आपको मिड पॉइंट ओ ले लेते हैं, मिड पॉइंट ओ फॉर कन्वीनियंटली। सुविधा से हम लोग क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं? 2d। क्या लेते हैं बोलिए? 2d। आप चाहे तो d भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कन्वीनियंट, क्या इजी हो जाएगा। आप 2d मानने से यहाँ पर मिड पॉइंट है तो ये इसको d लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे? d लिख देंगे। आप अगर d लेते तो d/2 लिखना पड़ता, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मेरा आपको रिजल्ट। तो रिजल्ट को केवल दिमाग में इतना ही आपको भरना है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस 2d है, तो हमारा फॉर्मूला इजी हो जाएगा। दिमाग में इतना ही रखना पड़ेगा, d नहीं है 2d है, दिमाग में केवल इतना फिट कर लीजिए। अगर यहाँ पर d तो यहाँ पर d/2 लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा फॉर्मूला हमारा क्या होगा? कुछ अलग हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस, हमारा प्रोसीजर जो है वह थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। हर जगह d/2 हर जगह d/2 लेकर चलेंगे, उसका स्क्वायर आ जाएगा, आपको क्या, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टफनेस आ जाएगी, आपको डिफिकल्टी आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2d ले लिए। ठीक है, यह मिड पॉइंट है, बताइए आपको यह मिड पॉइंट है तो यह d हो गया, यहाँ पर d होगा। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। एट पॉइंट P m भी लिख सकते हैं। हमने क्या यहाँ से O से P को मिला दिया, विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल r। चलिए आप यहाँ पर तो नोट कर लिए है इसको, हमको क्या है, कितना दूरी पर है? r दूरी पर हमको निकालना है। सपोज किया जाए डाइपोल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। थीटा एंगल पर कितना दूरी पर? r डिस्टेंस पर हमको वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको पता है डाइपोल पढ़ाए हुए हैं, डाइपोल एक वेक्टर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत द्विध्रुव घूर्ण एक सदिश राशि है। इसमें डायरेक्शन है, इट हैज डायरेक्शन, हुई डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसमें एक दिशा होती है, उसकी दिशा किधर से किधर होती है? तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। हमेशा याद रखिए डाइपोल का डायरेक्शन होता है। ज़्यादा डिटेल में एग्जाम का मैंने पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से हम पढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनाया जाता है। डाइपोल कैसे निकालेंगे, तो किसी सिस्टम का डाइपोल कैसे निकाला जाता है? यहाँ पर माइनस क्यू है, प्लस क्यू, इसका डायरेक्शन किधर देंगे? तो निगेटिव टू पॉजिटिव, P हो गया। डाइपोल को जनरली P से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे तो अगर कन्फ्यूजन हो तो यहाँ M लिख सकते हैं, लेकिन उतना कन्फ्यूज, साइंस का स्टूडेंट है आप लोग, साइंस को स्टूडेंट को बताइए, आपको यहाँ उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमने पॉइंट P लिया है, डाइपोल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? P से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? दैट शुड बी क्लियर। डाइपोल का डायरेक्शन, बोले डाइपोल का डायरेक्शन फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर डाइपोल का डायरेक्शन होता है। यह हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो डाइपोल एक वेक्टर है। डाइपोल क्या है बोलेंगे? वेक्टर है। तो वेक्टर में जब भी क्या होता है? वेक्टर में जब भी आपको अगर मान लेते हैं, अगर आपसे कोई पूछे एक सामान रखा हुआ है, बक्सा रखा हुआ है, अगर कोई क्या है 100 न्यूटन से खींच रहा है, कितना से खींच रहा है बक्सा को? 100 न्यूटन से। हम कहें बक्सा को बताओ बेटा कितना से खींच रहा है, तो कहेंगे 100 न्यूटन से खींच रहा है। कितना से खींच रहा है? 100 न्यूटन से। अब इसी बक्सा में हम लोग क्या करें, यही बक्सा है,
अब यह फोर्स को टेढ़ा कर दे, यह 100 न्यूटन को ऐसे लगा दे कुछ एंगल के साथ, मान लेते हैं टेढ़ा लगा दिए, अब तो कुछ एंगल बनाएगा ही बनाएगा। टेढ़ा लगाया है, इंक्लाइंड फोर्स है, कुछ एंगल आपको बना रहे तो एंगल बनाएगा ही बनाएगा। तो यहां पर बताया, अगर पूछे कि अब बताइए कितना फोर्स से खींच रहा है, तो क्या 100 न्यूटन कहेंगे? क्या जितना तेज इसमें चलेगा क्या उतना ही तेज इसमें चलेगा? नहीं, यही तो वेक्टर का कमाल है, यही तो वेक्टर है। तो यहां पर कहेंगे नहीं सर ये उतना से, तो आपको पढ़ाया गया है यह रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, सदिश का वियोजन पढ़ाते हैं हम लोग कि जिधर एंगल दिया रहेगा उधर कॉस होगा, यानी इधर क्या हो जाएगा 100 कॉस से चलेगा। कितना से आगे यह ठुसकेगा, कितना से आगे खिसकेगा, कितना से आगे चलेगा, तो 100 cos 60, यानी का cos 60 का मतलब 1/2 50 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। ये टंगाएगा भी, यानी 100 साइन से, जिधर एंगल नहीं बनता है उधर साइन बनता है, यानी 50√3। साइन 60 का मतलब क्या होता है √3/2, तो 2 से कर जाएगा 50√3 से ये टांगेगा। हमको कोई ऐसे खींचेगा, टेढ़ा खींचेगा तो हम ऐसे होकर चलेंगे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, क्या यानी ऊपर फोर्स टांगेगा भी और आगे भी बढ़ाएगा। सीधा खींचेगा तो सीधा चलेंगे, ऊपर टांगेगा तो ऊपर चलेंगे, लेकिन टेढ़ा खींचेगा तो टांगाएंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको यानी कहने का सेंस यही कि वेक्टर में क्या, जिधर एंगल बनता है उधर कॉस, जिधर नहीं बनेगा उधर साइन होगा। यानी डाइपोल यहां जो है वह क्या बनाएगा आपको, डाइपोल इसके साथ एंगल बनाया तो इधर की ओर क्या, इधर कोण बनाया है जी। डाइपोल मेरा ऐसे है, P है, तो इधर एंगल बनाया है, इसके साथ है तो इधर क्या होगा बोलेंगे, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा बोलेंगे, तो इधर P cos थीटा होगा। क्या होगा इधर P cos थीटा। अभी बताया जिधर एंगल बनता है उधर cos, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोलेंगे, इधर तो एंगल नहीं बनाया है तो इधर क्या हो जाएगा P sin थीटा। चलिए अब क्लियर हो गया, क्या होगा P cos थीटा। इधर क्या होगा, डाइपोल का 2 भाग हो गया। इधर आपको इस लाइन में आर के डायरेक्शन में क्या है P cos थीटा, और आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है P sin थीटा ना। तो जिधर डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में होता है उसका नाम होता है अक्षीय स्थिति, एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं, अक्षीय। यानी P cos थीटा के लिए P, क्योंकि उसी लाइन में है, उसी आपको P, उसी लाइन पर जिधर P cos थीटा है जिस लाइन पर, उसी लाइन पर P है, तो उसी के अक्ष पर है P, उसी के P cos थीटा के ही अक्ष पर है, तो उसके लिए अक्षीय हुआ, एक्सियल पोजीशन हुआ। लेकिन P sin थीटा के लिए तो इधर है, इसके परपेंडिकुलर है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल हो गया, निरक्षीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निरक्षीय, इक्वेटोरियल पोजीशन। P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति, और P cos थीटा के लिए अक्षीय कहलाएगा। तो देखिए अक्षीय में क्या होता है, ये बाद में, पहले प्रूव करना, हमको तो लॉन्ग क्वेश्चन प्रूव करना है। अक्षीय में कोई पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, याद रखना सब, -q है +q है, यहाँ पर मिड पॉइंट है, इसके O से कहे r दूरी पर अक्ष में उसी लाइन में बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इस पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पढ़ाए हुए हैं K, बताओ क्या होता है K2p/r3, या आपको K के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो 1/4πε0 और 2p/r3, 1/4πε0 2p/r3। इसके परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पर कोई पूछे तो 1/4πε0 p/r3 या kp/r3। यहाँ पर K2p/r3, K2p/r3, यहाँ पर पूछे तो kp/r3। ठीक है, यानी यहाँ पर निरक्षीय में आपका क्या होगा, ठीक इसके आधा होता है। अगर यहाँ 50 है तो यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 100 है तो यहाँ 50 हो जाएगा, निरक्षीय में इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वहीं यहाँ पर लिखा जाए। अब देखिए P cos थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा, यानी P cos थीटा के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र,
पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, बोलो कितना हो जाएगा? तो क्या होगा, E1 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे 1/k के फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए, एग्जाम में कहीं भी आपको बुक में दिखेंगे तो k के फॉर्म में नहीं लिखता है। कॉम्पिटिटिव लेवल का न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग केवल याद रखते हैं, फॉर्मूला जब भी देंगे या आप लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फाइनली आपको रिजल्ट में देना ही पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा आपको, इसी के लाइन में है, अक्षीय में तो दुगुना होता है, तो 2p cos थीटा, अब बाई क्या हो जाएगा बाबू, RQ, दुगुना है, 2 यहाँ लगा दिए हैं, दुगुना इसलिए 2 लगा दिए हैं। अब क्या लिखाएंगे, p sin थीटा के अक्षीय निरक्षीय में है, इक्वेटोरियल में है, तो इसमें दुगुना नहीं होता है। अब इसको नोट कर लिए हैं, अब चलिए आगे लिखें। फिर अब किसके लिए निकालेंगे, बोलेंगे जल्दी बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P sin थीटा के कारण P बिंदु पर, या M बिंदु होगा, कन्फ्यूजन होगा तो M बिंदु लिख लीजिएगा, पर विद्युत क्षेत्र बोलेंगे कितना होगा, E2 बराबर, फॉर्मूला याद रखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, P sin थीटा, इसमें 2 से नहीं मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि इक्वेटोरियल के लिए है, उसके RQ देख रहे हैं ना, इसके इक्वेटोरियल में है तो यह 2 नहीं है ना, आपको एक्सियल में रहेगा तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारा निकल गया। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो वेक्टर का जोड़ सीधा जोड़ नहीं होता है। अब मान क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ दे सीधा, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वेक्टर का जोड़ सीधा जोड़ नहीं होता है। उसका क्या रूल है, तो 2 वेक्टर को जोड़ने का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, पढ़ाया गया 11th में। 2 वेक्टर को ऐड करने का फार्मूला होता है, क्या होता है बोलेंगे, R बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। एक चीज और इसमें समझने वाली बात है, देखिए क्या समझने वाली बात है, अक्षीय में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो डाइपोल के ही डायरेक्शन में होता है, जबकि इक्वेटोरियल में ठीक उसका उल्टा होता है, डाइपोल के उल्टा होता है। और P cos थीटा के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह डाइपोल के ही डायरेक्शन में होगा। आपका डाइपोल किधर है, देख रहे ना, डाइपोल जो ऊपर की ओर है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी लाइन में वो दिखा देंगे, लेकिन इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ठीक इसका डाइपोल का उल्टा, तो ऐसे है तो ठीक इसी का उलट कर इधर बना देंगे, यहाँ पर हमको शो करना है, तो यहाँ पर ठीक इसका उल्टा जैसे है ठीक ऐसे उल्टा बना देंगे, ऐसे ठीक इसी का उलट कर उल्टा बने। इधर कोई बना देगा तो गलत हो जाएगा, उसका गलत हो जाएगा, इसका उल्टा होता है यहाँ, यह E2 हो जाएगा। हो गया। अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कहीं आता है, 2 करे रिजल्ट आता है, मानते हैं यह ER, यही रिजल्ट हुआ, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट देता है। यह कितना एंगल मानते हैं, कितना एंगल पर है, अल्फा, रिजल्टेंट वह डायरेक्शन होता है। तो पहले निकाला जाए ER का वैल्यू आपको, तो ER कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा बोलिए। कभी कभी ऐसा करता है आप लोग के लिए इजी बना देता है क्वेश्चन को, केवल एक ही आपको या 5 नंबर में केवल इतना ही क्वेश्चन को पूछ देता है, देखते हैं कभी कभी पूछने का तरीका उसको बदल देता है कभी कभी। तो आपका ER बराबर, तो देखिए फार्मूला तो मेरा होता है R बराबर √√a²
बोलो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा होता है, यही ना होता है जी। उतना लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए थीटा, थीटा यहाँ पर टोटल E1 और E2 के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। देखिए E1 ऐसे है, E2 ऐसे है, 90 डिग्री। देखिए ना, ये इधर है या इधर है, कितना टोटल है हमको 90 डिग्री, 90 है। तो cos 90 जीरो हो जाता है, इसलिए पूरा टर्म ही खत्म हो जाता है। cos 90 जीरो पूरा खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दो ही खाली लिखेंगे। क्या लिखेंगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो E1 के जगह पर मेरा याद रखिए, E1 के जगह पर मेरा वैल्यू निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर। और E2 के जगह पर क्या निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलेंगे p साइन थीटा बाई आर क्यू का क्या होगा स्क्वायर। इसी को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। सोल्व कर लिया जाए, बोलिए कैसे सोल्व करेंगे। तो ई आर मतलब रिजल्टेंट, रिजल्ट है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट है। इसमें देखिए जो स्क्वायर के फॉर्म में सब बाहर निकाल लिया जाए। क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल ले, p/r³ को बाहर निकाल ले, p/r³ बाहर हो जाएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा, बोलिए रूट में क्या हो जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इससे तो बाहर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ तो बाहर हो गया। तो 2 cos थीटा का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू, बोलेंगे बाबू ये साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो क्या हो जाएगा ER इक्वल टू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ रूट अंडर। बोलो तो 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा आई क्या होगा, बोलिए साइन स्क्वायर थीटा। चाहे तो cos के रूप में लिख सकते हैं या साइन के फॉर्म, किसी एक फॉर्म में, क्योंकि आपको इजी होता है न्यूमेरिकल बनाने में। या तो या इसमें दोनों का वैल्यू पुट करना पड़ जाएगा। इस तरह से क्या होगा, एक फॉर्म में रहेगा तो आसान रहेगा। तो ER बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। हम लोग क्या करें बाबू, कोसे को साइन में बदल दिया जाए। तो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वाह, चलिए ER बराबर बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ रूट अंडर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलेंगे ER बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ कितना हो जाएगा 4 आई कितना हो जाएगा बोलो -3 साइन स्क्वायर थीटा। या आप चाहे तो cos में बदलते इसको 1 माइनस, तो यह क्या हो जाता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाता है, उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा रिजल्ट हो गया। यहाँ तक आपको पहुँचना होगा, एग्जाम में पूछने के ऊपर है। अगर कहीं पूछ दे कि अक्षीय में निकाले, अक्षीय में केवल, तो थीटा के जगह पर क्या रख देंगे, अक्षीय में पूछ दे तो इतना तक डिराइव कर दीजिएगा। अक्षीय में पूछे तो क्या करेंगे, थीटा के जगह पर 0 कर देंगे, यहीं से कर दीजिएगा। अक्षीय में पूछे इन द एक्सियल पोजीशन, खाली वैल्यू अब पूछ दे। अक्षीय में बताइए, अक्षीय स्थिति में एग्जामिनेशन पॉइंट से ही बता रहे हैं आपको। थीटा बराबर क्या रख दीजिएगा 0 डिग्री। तो बोलो कितना हो जाएगा, E बराबर डायरेक्ट कर दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³। थीटा के जगह पर 0 रखेंगे तो साइन 0 0, तो 4 का 2 हो जाएगा 2p/r³।
अनिरक्षीय में पूछे तो थीटा के जगह पर 90, तो साइन 90 1, तो 4 में से 3 जाएगा, साइन 90 1, तो 4 में से 3 जाएगा 1, तो खत्म हो गया। ये P/R³ खाली आ जाएगा। ये यानी कौन से में पूछे, इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी क्या पूछे, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ हो गया कंप्लीट ना जी। अब पोटेंशियल के लिए पूछे, देखिए कभी कभी करता खाली क्या है, कभी अक्षीय के लिए पूछ देता है, कभी निरक्षीय के लिए पूछ देता है, कभी किसी बिंदु के लिए, तीनों आपके लिए की होगा ना, ऐसे डिराइव कर लेंगे तीनों को, ठीक है। चलिए यहां पर निकाला जाए, क्या निकाला जाए, क्या निकाला जाए, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव के लिए, विद्युत विभव के लिए, विद्युत विभव के लिए, ठीक है। तो विद्युत विभव के लिए निकाले हम लोग, ये इसके लिए फिगर बनाएंगे आपको, क्या आपको फिर डाइपोल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल कैसे बनाते हैं, दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी क्यू, इसका भी क्यू। कन्वीनियंटली दोनों के बीच हम लोग क्या लेते हैं बाबू, बोलेंगे 2D, यहां पर मिड पॉइंट ले लेंगे, क्या लेंगे 2D, ये मिड पॉइंट O बना लेंगे, मिड पॉइंट O, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं कितना एंगल पर देखना है, ये P कोई पॉइंट ले लेते हैं, फिर वैसा ही कर लेंगे यहां पर, बोलिए बाबू बोलिए, यहां पर क्या ले लेंगे, थीटा कर लेंगे, फिर यहां पर क्या मान लोगे, R हो गया। तो ये तो क्या आपको पता है, पोटेंशियल स्केलर है, याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई पूछे कौन से क्वांटिटी है, स्केलर है, अदिश है, अदिश है। अब विद्युत क्षेत्र क्या है आपको, सदिश है, सदिश है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है या जूल पर कूलम होता है। विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है, एकदम जरूर इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, F/Q0, और क्या पोटेंशियल बराबर V बराबर क्या होता है, W/Q0। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q चार्ज के द्वारा, अगर R डिस्टेंस पर पूछे, Q चार्ज के द्वारा R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पूछे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। Q चार्ज के द्वारा R डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछे तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। और डाइपोल के द्वारा पूछे तो वही डाइपोल के द्वारा निकाल रहे हैं। डाइपोल के द्वारा पूछे अक्षीय में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो निकाल चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, R³ याद रखिएगा, माने चार्ज के साथ R² के साथ वैरी करता है, और क्या आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ R³ के साथ वैरी करता है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करें, पोटेंशियल निकाला जाए, क्या मान लेते हैं, यहां से डिस्टेंस कितना है, R1, यहां से डिस्टेंस कितना है, R2, ठीक है। तो डाइपोल के द्वारा यहां पोटेंशियल निकालेंगे, मतलब -Q के द्वारा प्लस Q के द्वारा निकाला जाए पहले। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज -Q आवेश के कारण P बिंदु पर
पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव बोलेंगे कितना होगा V1 बराबर क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, नेचर लिया जाता है, स्केलर है उसमें नेचर नहीं लेते हैं, वेक्टर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए क्या होगा, -Q/R1। ठीक है, चाहिए आप लिख सकते हैं K - Q/R1, -KQ/R1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने से आपको स्टैंडर्ड, क्योंकि किसी बुक में इसी के फॉर्म में ही लिखता है, या -Q चार्ज के द्वारा आपको P पॉइंट पर आपको फिर +Q के द्वारा P पॉइंट पर निकाला जाए। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव बोलिए तो कितना हो जाएगा, बोलिए V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। तो P बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल विद्युत ध्रुव के कारण P बिंदु पर कुल, यहां पर इधर कर देते हैं, कुल विद्युत विभव तो V बराबर V1 + V2, सीधा जोड़, वेक्टर रहता तो रूट अंडर करना पड़ता है V1 स्क्वायर से, लेकिन वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ये सीधा जोड़ देते हैं। सीधा जोड़ देंगे तो निकाला जाए इसको। क्या करोगे, V बराबर V1 का वैल्यू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R1 +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R2। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन कर लेंगे, प्लस वाला पहले लिख देंगे, 1/R2 - 1/R1। इसको क्या बना देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको सिंपलीफाई करना होगा, क्योंकि देखिए हम लोग इतना बड़ा जो डाइपोल बनाए इतना डिस्टेंस पर होता नहीं है। डाइपोल कहाँ होता है अभी बताए हैं आपको, मोलिक्यूल में, अणु में, परमाणु में होता है। डाइपोल आपका मोलिक्यूल में होता है, तो बहुत क्या होता है, स्मॉल डिस्टेंस पर होता है, 10 का पावर -10 मीटर से कम दूरी पर यह सब लाइज करता है, -Q या। इसलिए इसमें अप्रोक्सीमेशन कुछ क्या लगाते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेशन क्या है बोलेंगे, अप्रोक्सीमेशन क्या है, यहाँ से थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि हमको देखिए ये R1 और R2 के फॉर्म में है, लेकिन R1 R2 के फॉर्म में देता नहीं है, ये किसके फॉर्म में आपको निकालना पड़ता है, R के फॉर्म में। R1 R2 के फॉर्म में नहीं देगा,
हमको तो दे देगा मिड पॉइंट से इतना पर आपको 10 सेंटीमीटर के दूरी पर। बताइए पोटेंशियल आर के फॉर्म में निकालना पड़ जाता है। और उसके पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस यानी आर के फॉर्म में ही निकालना पड़ता है। हमारा आ गया फॉर्मूला किसके फॉर्म में, R1 और R2 के फॉर्म में। तो यह कभी भी आपका इस तरह से आपको देता नहीं है किसके फॉर्म में, आपको कहता है भी मैंने फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी विच इज एट डिस्टेंस आर मेकिंग एंगल थीटा विद द डाइपोल। यानी आपको कहां निकालना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर निकालना है, कितना एंगल के साथ, थीटा। तो आर दिया रहेगा, आर दिया रहेगा, न कि आपको R1 R2। हमारा फॉर्मूला आ गया R1 R2, तो हम लोग आर के फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करें, देखिए आपको। तो यहां से एक परपेंडिकुलर, इसको क्या नाम दे दीजिएगा, एम। ठीक, यहां से इधर लंब होगा, क्योंकि इधर तो लंब होगा नहीं, इधर चला जाएगा तो एन हो जाएगा। यहाँ पर थीटा बना है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये वर्टिकल एंगल से समूह कोण से थीटा है तो ये भी थीटा बनाएगा। देखिए ये ई लाइन है, थीटा थीटा। तो हम लोग क्या लेंगे, ये ओ है मेरा, क्या है ओ एम, इसको नाम दे दिया जाए ए, इसको बी कर देते हैं। तो ओ एम बी इन ट्रायंगल किस में, ओ एम बी क्या लेंगे हमको, अब इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए क्या है, आपका ये मिड पॉइंट है तो है डी हो गया, इसलिए तो सुविधा हो रही है डी, ना तो d/2 लिखना पड़ जाता। ये डी है, आपको मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो पूरा 2D है तो डी है, डी हो गया। तो बोलिए cos थीटा बराबर कितना होता है, तो यहाँ 90 है, तो आधार ओ एम, अब बाई कॉर्न क्या होगा, यह डी। तो बोले cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे बाबू, बोलिए ओ एम, ई आधार, आई क्या होगा, d/d। तो ओ एम बराबर कितना होगा, d cos थीटा। उसी तरह से ये भी d cos थीटा आएगा, नहीं आएगा क्या, ये भी आएगा। यानी आपका कितना हो जाएगा, बोलिए, इसमें भी cos थीटा, इन ट्रायंगल किस में लिया जाए, ओ एन ए, इसमें भी cos थीटा होगा, बोलिए cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ई आधार हो गया, ए ओ एन बाई डी, कर्ण हो जाएगा। तो फिर क्या लिखोगे, ओ एन बराबर ये भी आएगा आपका डी cos थीटा, डी cos थीटा आ गया। अब देखिए हम लोग कैसे आर के फॉर्म में कन्वर्ट करें इसको, आर के फॉर्म में। तो हमारा ओ एम क्या हो गया, डी। देखिए जैसे जैसे क्या होता है, तो इतना बड़ा बनाए हैं, अभी नज़दीक में बनाते, जैसे अगर ए यहाँ होता मेरा तो लंब तो यहाँ आ जाता, तो जैसे जैसे ए यहाँ आता तो लंब यहाँ आ जाता। यानी एन भी किधर शिफ्ट कर रहा है, ओ पर, ए भी अगर ए ओ के नज़दीक में जा रहा है तो एन भी ओ के नज़दीक में आ रहा है। यानी लंबवा क्या होगा, एक ही जगह हो, ए और एन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा डाइपोल के लिए, क्योंकि बहुत कम दूरी है, 10 का पर में 10 है। ये भी बी है, यहाँ अगर बी होता तो लंब यहाँ होता, बी यहाँ तो लंब यहाँ होगा। तो बी किधर जा रहा है, ओ की ओर, तो एम भी किधर आ रहा है, ओ की ओर। यानी बी और एम एक ही जगह खुटवा होगा। तो निश्चित रूप से बी से मापिए तो चाहे एम से मापिए तो क्या, तो बी और एम तो एक ही जगह है, एक जगह से मापिएगा, किसी का दूरी तो समान ही रहेगा ना। तो बी से पी की दूरी मापिए, चाहे एम से पी की, भले देखने में फिगर में क्या है, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए उतना बड़ा फिगर बनाए हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर डाइपोल के लिए उतना दूरी दिखाने लगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा आपको यह। तो हम लोग करेंगे क्या, बोलिए यहां पर एपी एप्रोक्स किसके बराबर होगा, एपी, क्योंकि ए कहाँ है, एन और ए एक ही जगह है, तो एन पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए और एन एक ही जगह है। तो एन पी बराबर क्या लिखेंगे, ओ पी प्लस ओ एन, ओ पी प्लस ओ एन। तो ओ पी कितना है, आर, ओ से पी आर है, ओ एन अभी निकाले हैं डी cos थीटा। वाह, यही ना R1 था जी, ये R1 का वैल्यू आपका हो गया आर के फॉर्म में। फिर उसी प्रकार से R2 बराबर मेरा क्या है, BP। वाह, तो BP अप्रोक्स क्या हो जाएगा, BP, तो M और B तो एक ही जगह है, तो MP लिख देंगे। तो MP बराबर क्या होगा, OP
यानी OP में से OM को माइनस कर देंगे तो यह MP निकल जाएगा। OP में से दूरिया को छाड़ दीजिए तो MP निकल जाएगा। OP माइनस OM यानी R माइनस D cos थीटा हो गया। R के फॉर्म में ये R1 और R2 का, अब वहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे। कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव बोलो कितना हो जाएगा? V बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, Q कॉमन लिए थे, 1 कितना R2 माइनस 1/R1 तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा Q। R2 के जगह पर हमने क्या रखा? 1/R माइनस D cos थीटा माइनस R1 के जगह पर क्या लिखा? R प्लस D cos थीटा। तब इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। क्या लिखे बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये कितना हो जाएगा? A माइनस B और A प्लस B, तो बोलो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है तो कितना लिखेंगे यहाँ पर? R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा R प्लस D cos थीटा माइनस यहाँ पर ये वाला हो जाएगा तो माइनस R, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा D cos थीटा। हो गया, R से R कट गया। अब इसी को सोल्व कर लेंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। कितना हो जाएगा बोलिए? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q D cos थीटा, D cos थीटा बोलेंगे कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2D cos थीटा। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन क्या करना ही पड़ेगा, लॉन्ग है। बोलो R स्क्वायर माइनस क्या होगा? D स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तो Q इंटू 2D, Q इंटू D चाहे Q, हमने देखिए जो ओरिजिनल पढ़ाए हैं Q इंटू D ही पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पर 2D मान लिए हैं, इसलिए P बराबर क्या होगा? Q इंटू 2D हो जाएगा, क्योंकि 2D हमने मान लिया है। तो Q इंटू 2D को हम लोग क्या लिखे? P डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाए हुए हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट Q इंटू D यानी Q इंटू 2D, हमने 2D मान लिया इसलिए 2D लिख दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई कितना हो जाएगा? R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि पता है ये वैल्यू है, दोनों चार्जों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -10 का स्क्वायर करेंगे तो -20 हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ R स्क्वायर तो बहुत बड़ा दूरी है तो D स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से बहुत आपको बड़ा दूरी होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। यही हमारा क्या रहा? रिजल्ट रहा। फिर अक्षीय में पूछे तो cos 0 के जब 0 रख लीजिएगा, cos 0 1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर खाली कर देंगे। निरक्षीय में पूछे थीटा के जगह पर 90 रख देंगे, cos 90 0 पूरा टर्म। निरक्षीय में पोटेंशियल कोई पूछे डाइपोल के द्वारा निरक्षीय में, मैंने आपको क्या है, आपको निरक्षीय में इक्वेटोरियल पोजीशन में बताइए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के डायरेक्शन में बताइए पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? 0। लंबवत दिशा में 0, अक्षीय में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर। याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में
बोलो एक्सियल में कितना, अक्षीय स्थिति में कितना होगा, अक्षीय में तो 1/4 p/r², और निरक्षीय में इक्वेटोरियल पोजीशन में 0, इक्वेटोरियल पोजीशन में 0, निरक्षीय में 0। याद रखेंगे आप ये पोटेंशियल का वैल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है यूनिट बोलो जूल पर कूलम, क्या होगा जूल पर कूलम। डायमेंशन तो पता है उसका, डायमेंशन जूल के लिए क्या होगा ml² t-2, और चार्ज के लिए IT रखकर ऊपर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए ऐसे अब इसके बाद वाला साल में आपको क्या पहले से आपको करा देंगे, ऑब्जेक्टिव वैसे सब चीज करा देंगे आपको। यह इस समय थोड़ा सा लेट हम हो गए हैं। तो अब क्या है, सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा। दूसरा का क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन भी केवल कंप्लीट करेंगे। आप करना होगा तो आप सर्च करके देखिएगा, लाइट वाला क्वेश्चन आपको टोटली करा चुके हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा इतना ही देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा आपको। 2 क्वेश्चन सर्टेन ही लाइट से पूछा ही जाता है। लाइट से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने टोटली आपको लाइट को टोटली आपको कंप्लीट कराया, कवर किया है हमने। तो लाइट के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लगभग मैक्सिमम आपको 6 क्वेश्चन आपको उसमें कराए हैं, और इसमें 4 क्वेश्चन इसका कर लीजिए। निश्चित है 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग में लिखकर ही आएंगे। तो इतना कंप्लीट कर लीजिए। इतना नहीं होगा तो फिर होगा क्या, 10 क्वेश्चन आपसे लॉन्ग नहीं हो सकता है। 10 क्वेश्चन केवल कीजिए, ठीक है। अगर जिसके पास थोड़ा सा और अगर डाउट लग रहा है तो और उसमें देख लेंगे, एसी वगैरह सब करा देंगे, जिससे कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना तो करना होगा आपको। तो क्या लिखिए आपको, इसमें पूछता है डिफाइन सॉरी सब पढ़ा चुके हैं। स्टेट गॉसस थ्योरम, स्टेट गॉसस थ्योरम एंड प्रूव इट। Find the electric field due to infinite long wire charged गॉस या गाउस ये पूछ देता है। गॉस के प्रमेय को लिखे तथा इसे प्रमाणित करे। लंबे आवेशित तार या चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाले। इसी में से देखिए आपको शॉर्ट भी आपको ये कर सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में केवल पूछ देता है कभी कभी गॉस के प्रमेय को लिखे तथा प्रमाणित करे, या कभी कभी ऐसे पूछ देखिएगा आपको क्वेश्चन बैंक में कि गॉस के प्रमेय को लिखे प्रमाणित करे तथा लंबे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाले, या लंबे आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाले, ऐसे पूछ देता है। तो देखिए कैसे करेंगे आपको। पहले तो क्या लिखना होगा, गॉस थ्योरम को लिखना पड़ेगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, गॉस थ्योरम को लिखना पड़ेगा। इस तरह से बताए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिखाए थे बोलिए, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मतलब किसी भी ट्यूब से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पास करना। जैसे पानी का फ्लो होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसका प्रभाव का फ्लो होता है ना। कैसे होता है उसको डिफाइन हम लोग कर चुके हैं। आप ये देख लिए, जो आपको वीडियो पहले का आप देख लेंगे, ठीक है, आपको आसानी से उसको मिल जाएगा। आपको यह
वीडियो लिंक में आप देख लेंगे उसको, आसानी से आपको मिल जाएगा वीडियो का। तो वह देखिए क्या है इसमें आपको हमको निकालना है, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। लेकिन गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा कि किसी भी सरफेस से, गॉस का प्रमेय किसके लिए लागू होता है? तो क्लोज सरफेस के लिए, बंद सतह के लिए। गॉस का प्रमेय कोई पूछे किसके लिए, कभी कोई पूछता भी ऑब्जेक्टिव में, गॉस का नियम लागू होता है खुले सतह के लिए, बंद सतह के लिए, खुले एवं बंद सतह के लिए, किसी भी सतह के लिए। तो कहिएगा बंद सतह के लिए केवल लागू होता है। यानी गॉस का प्रमेय क्या कहता है? किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स जो होता है, किसके बराबर होता है? तो उसके अंदर बंद चार्ज, बंद आवेश के अंदर बंद चार्ज जो होगा, बंद चार्ज का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है। यानी गॉस का प्रमेय क्या कहता है? किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 होता है। एंड टोटल आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल आपको अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेज, total algebraic sum of the charges and divided by epsilon naught, divided by epsilon naught, या 1/ε0 times to the total charge included by the surface, total charge included by the surface ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। बोलने का अपना तरीका होता है। तो पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। क्या लिखिए? स्टेटमेंट। ठीक है, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। The total electric flux, total electric flux of the resultant electric field through the closed surface is equal to 1/ε0 times to the total enclosed charge, enclosed charge हो गया। किसी बंद सतह से गुजरने वाले परिणामी विद्युत क्षेत्र का कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर स्थित आवेशों के बीज गणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, लिख देना है स्टेटमेंट करके, कथन करके। कथन में हो जाएगा आपका यानी उसका लिख लीजिएगा 5 बराबर
इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एरिया छोटा सा एरिया है इलेक्ट्रिक क्लोज सरफेस के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या सर्कल बना दिए क्लोज सरफेस के लिए, बराबर कितना होगा क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट, यही प्रूफ करना है क्यू इनसाइड बाई इप्सिलॉन नॉट। अब देखेंगे प्रूफ इसका क्या होगा, बोलिए प्रूफ किया जाए प्रूफ। यह एक क्या करेंगे क्लोज सरफेस बना देंगे, जैसे मन करो वैसे भाग दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्लोज सरफेस है यह। इसके अंदर एक क्यू चार्ज लिख दीजिएगा, बंद सतह के अंदर क्यू चार्ज। एक छोटा सा एरिया लेंगे, जब भी इसका थ्योरी होता है इरेगुलर शेप होता है तो पहले छोटा सा एरिया के लिए हम लोग फ्लक्स निकालेंगे, छोटा सा एरिया, यह एरिया बना लीजिएगा, इससे फ्लक्स कितना होगा। तो ये एरिया आपका है। वेक्टर एरिया के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सदिशीय रूप, तो यह एरिया को कोई भी एरिया को नॉर्मली परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में नॉर्मली डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए उसका नाम वेक्टर एरिया होता है ना। तो यह माना तो इसका एरिया ds है तो इस पर नॉर्मल डालें, ऐसे है सीधा रहता तो सीधा डालते, तो टेढ़ा है तो टेढ़ा डालेंगे, ऐसे डाल देंगे इसको, ऐसे इसके परपेंडिकुलर ds हुआ। यहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी लाइन के डायरेक्शन में होता है r, यहाँ पर p पॉइंट है, उसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी लाइन में होता है, आर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आई वेक्टर एरिया हो गया, मान लेते हैं दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, अल्फा बन रहा है, कितना होता है बोलिए अल्फा। तो हम लोग क्या निकाले, अब यहाँ पर फ्लक्स का क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का बोलो, विद्युत फ्लक्स का तो फाई बराबर बोलो ई ए कोस थीटा, फाई बराबर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए कोस थीटा, वेक्टर के फॉर्म में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ना। उसका यूनिट क्या होता है वोल्ट मीटर, क्या यूनिट होता है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन करें हम लोग यहाँ, अब वहीं क्या लिखेंगे, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखेगा, आपका हम दोनों में लिख देते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ऐसा नहीं कि जहाँ में इंग्लिशों में लिख देना सर जिसके हिंदी मीडियम का है वो, परिभाषा से। तो आपको पता है एरिया आपका छोटा है, बताए थे एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा। आपका एरिया कितना है ds, एस मतलब सरफेस, एरिया को जनरली ए से लिखते हैं चाहे एस से लिखते हैं। आपका एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा, क्योंकि एरिया ds से d लगा हुआ है। बताए थे कल कि छोटा सा टाइम को dt लिखते हैं, छोटा सा वेलोसिटी को dv लिखते हैं, छोटा सा मास को dm लिखा जाता है, छोटा सा आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को d लिखते हैं, छोटा सा आपको पोटेंशियल को dv लिखते हैं, छोटा सा डिस्टेंस को dr लिखते हैं, छोटा सा आपको क्या है एरिया को ds लिखे हुए हैं। तो एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा होगा। तो क्या होगा आपको विद्युत फ्लक्स d फाई, यहाँ पर ठीक है d फाई ई ए होता है, ई ए कोस थीटा, तो ई लिख दिए, ए के जगह पर ds है तो ds लिख दिए, दोनों के बीच का एंगल कितना है अल्फा, तो कॉस अल्फा लिख दिए, कॉस अल्फा। तो बोलिए डी फाई बराबर, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्यू आवेश के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। वाह, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स के फॉर्म में F बाई क्यू नॉट, और क्यू देकर आर डिस्टेंस पर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा बोलो क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या है ds, कितना बोलिए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा दोनों के बीच का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अल्फा है। अब इसका टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे बाबू, इंटीग्रेशन, क्योंकि फ्लक्स है डी फाई डी टी आ जाए तो बिना इंटीग्रेशन का होता नहीं है। टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दे, इंटीग्रेशन लिख देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, इंटीग्रेशन
डी फाई इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस अल्फा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बोलेंगे कितना होगा, डी फाई का कितना लिखेंगे, फाई 1/4πε0 बाहर हो गया, क्यू भी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, डी एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर ठोस कोण होता है, जब भी अगर क्या है ठोस कोण का एक होता है, दो एंगल होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, एक समतल कोण एक ठोस कोण। प्लेन एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर एल बाई आर, एंगल मतलब लंबाई है, सीधा लंबाई ऐसे है तो थीटा बराबर एल बाई आर है, और टेढ़ा हो जाए ऐसे लंबाई, कोई आपका सपोज किया जाए, ये पूछा जाए मार्कर यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, तो यहाँ से लाइन मिला देंगे तो थीटा बराबर एल बाई आर, अगर टेढ़ा कर देंगे तो तब वहाँ पर एल कोस अल्फा बाई आर होता है। लेकिन वहीं एरिया हो, जैसे ये एरिया सतह से पूछे कि यहाँ पर कितना यह एरिया बना रहा है एंगल, तो यहाँ से यहाँ सब मिला देते हैं, कौन बनता है वहाँ पर, उसका फॉर्मूला होता है एस बाई, सॉलिड एंगल निकालने के लिए एरिया एस बाई आर स्क्वायर सीधा रहता है, तो ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो एस कोस अल्फा बाई आर स्क्वायर हो जाता है, एस कोस अल्फा टेढ़ा कर देंगे तो यहाँ पर छोटा एरिया इसलिए हम लोग डी एस है। ये सॉलिड एंगल होगा ठोस कोण, ठोस कोण को जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, याद कर लीजिएगा आपको, यह ठोस कोण को डी ओमेगा से लिखा जाता है। ठोस कोण बराबर क्या होता है, डी, यहां पर लिख लीजिएगा सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल या ठोस कोण भी लिख दीजिएगा, ठोस कोण ब्रैकेट में करके वहीं पर लिख दीजिएगा, ठोस कोण डी एस कॉस अल्फा बाई आर स्क्वायर, तो लिख देंगे ठोस कोण। तो फाई बराबर 1/4πε0 आ क्यू इंटीग्रेशन में डी ओमेगा हो गया, सॉलिड एंगल हो गया, ठोस कोण। तो कोई भी बंद सतह के द्वारा सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना होता है, सॉलिड एंगल का वैल्यू जैसे प्लेन एंगल का वैल्यू कितना होता है 2 पाई। कोई पूछे सर्कल अपने सेंटर पर कितना बनाता है, वृत्त अपने सेंटर पर, वृत्त अपने सेंटर पर कितना बनाता है 2 पाई। स्क्वायर वर्ग स्क्वायर अपने सेंटर पर कितना बनाता है 2 पाई। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज अपने सेंटर पर कितना बनाता है 2 पाई। कोई भी क्वाड्रेटरल हो अपने सेंटर पर कितना, चतुर्भुज जो है अपने सेंटर पर कितना बनाता है 2 पाई। या कोई कहे आपको पेंटागन हो, यानी पेंटागन अपने सेंटर पर कितना बनाता है 2 पाई। यानी पंचभुज, समपंचभुज कितना बनाता है 2 पाई। या समषटभुज, हेक्सागन हो, रेगुलर हेक्सागन या कोई भी हेक्सागन हो अपने सेंटर पर कितना बनता है 2 पाई। यानी वहां पर प्लेन एंगल क्लोज कोई भी हो, घेर दे लगा क्लोज लाइन के द्वारा, अब पूछे बताओ अपने सेंटर पर कितना बनता है 2 पाई। लेकिन सतह कोई कहे, जैसे कोई का स्फीयर गोला अपने सेंटर पर कितना बनाता है 4 पाई। सिलेंडर अपने सेंटर पर कितना बनाता है 4 पाई। क्यूब घन अपने सेंटर पर कितना बनाता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। यानी जब भी कोई क्लोज सरफेस बना दे, सतह बना दे, किसी प्रकार का टेढ़ा मेरा सतह बना दे और सतह से घेर दे, तो अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, पूरा मिलकर 4 पाई ही बनाता है। तो क्लोज सरफेस है इसलिए टोटल एंगल क्या बनाएगा 4 पाई। तो याद रखेंगे फाई बराबर 1/4πε0 क्यू 4 पाई। यहां पर लिख लीजिएगा टोटल सॉलिड एंगल, कुल ठोस कोण कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन। देखिए प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। प्लेन एंगल का होता है रेडियन, और जबकि सॉलिड एंगल का ठोस कोण का मात्रा क्या होता है स्टेरेडियन। इसका कोई मतलब भी नहीं है आप लोग को, क्योंकि एग्जाम में वैसे पूछे जाने वाला भी नहीं है। 4 पाई से 4 पाई हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स, क्या मेरा फॉर्मूला आया विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, बोलिए कितना आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोलो फाई बराबर कितना आया Q/ε0। Q/ε0 हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। अब इसका क्या है पूछा है, इसका एक एप्लीकेशन आप लोग को डाल दिए हैं।
कि किसके द्वारा एप्लीकेशन आपको डाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा निकालना है, बोलिए, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिएगा, ड्यू टू लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, लॉन्ग चार्ज वायर, लंबे आवेशित, चालक भी लिख देता है कभी कभी, आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र, हो गया। कैसे लिखिएगा, प्रूफ, केवल लाइट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पूरा कर लेंगे तो निश्चित है आप 3 क्वेश्चन को जरूर लिखकर चले आएंगे। कोई वायर है, यह आप ऐसे भी बना सकते हैं, वायर है यह, क्या जब Q चार्ज देंगे तो क्या होगा, पूरा चार्ज यह क्या होता है, कंडक्टर का बना हुआ, तो पूरे इसके बॉडी में फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तार है यह, चार्ज हुआ पूरे गतर गतर उसके हर भाग में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा जब चार्ज देंगे। अब मन करे तो निगेटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी, क्योंकि आपको कंडक्टर में जनरली क्या होता है, कंडक्टर जो बनता है वह चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इसलिए पॉजिटिव बनाया जाता है, हमेशा पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव आयंस। कॉपर में है तो कॉपर पॉजिटिव बनेगा, एल्युमिनियम है तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी होता है। आर डिस्टेंस पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले क्या करेंगे, इसको कुछ चार्ज को बंद करना होगा। क्या करना होगा, इसको बंद, क्योंकि आपको पता है गॉस का प्रमेय किसके लिए लागू है, क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए होल्ड करता है, क्लोज सरफेस के लिए, तो क्लोज तो करना पड़ेगा। तो इतना चार्ज को हमने क्लोज कर दिया, ये छड़ है कुछ ये सिलेंडर से हमने क्या किया, बोलिए, ये छड़ है, इसमें चार्ज दिए हैं, इतना भाग को हम चारों ओर से क्या कर लिए, हम सिलेंडर लगाकर उसको क्लोज कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। कितना लेंथ है सिलेंडर का, सपोज किया जाए ए लेंथ है, तो आपका पता है पॉजिटिव चार्ज के द्वारा हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड में, निगेटिव रहता तो उसे कभी भी निगेटिव होता नहीं है, क्योंकि प्लेट यह पॉजिटिव प्लेट है, तो यह हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आपको आउटवर्ड में होगा, आउटवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड यह हो गया। कहीं भी दिखा सकते, इधर भी, इधर कहीं भी, चारों ओर काम करता है, इसका प्रभाव चारों ओर है यह, ठीक है। इसका वेक्टर एरिया, तो वेक्टर एरिया को हमें क्या होता है, नॉर्मली आउटवर्ड में दिखाते हैं, नॉर्मली आउटवर्ड में। तो इसका 2πr क्या होता है, सिलेंडर का एरिया बोलो 2πr, इसका मुंह से इधर निकालने इधर, तो इसका तो अपना अलग हो जाए, लेकिन कर्व सरफेस से केवल देख रहे हैं 2πr, जनरली अभी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बराबर कितना होगा, 2πrl, 2πr, इसका रेडियस कितना है, r यहाँ पर r है, 2πrl। तो आपका डेफिनेशन से फ्लक्स का डेफिनेशन क्या कहता है, पहले निकाला जाए इसके अंदर कितना चार्ज घेराया है। तो सपोज किया जाए जो चार्ज आपका लेंथ पर होता है, तो एक लेंथ में चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, 3 प्रकार के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक का नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरे का नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे का नाम है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक रेखीय आवेश जब भी रेखा पर लंबाई पर फैला, तार में कोई पूछे तार में किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रॉड में किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर होगा। अब वहीं प्लेट पर कहे तो यह क्या होगा, सरफेस होगा, यानी का पृष्ठीय होगा आवेश का वितरण। कभी कोई पूछता है ऑब्जेक्टिव में, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट, लीनियर चार्ज डेंसिटी का रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट, सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, यानी का रेखीय आवेश घनत्व का कूलम पर मीटर, बोलो पृष्ठीय आवेश घनत्व या सतही आवेश घनत्व का कूलम पर मीटर स्क्वायर, आयतन आवेश घनत्व का कूलम पर मीटर क्यूब होता है।
तो यह लंबाई में है, उसको लिखते हैं रेखीय आवेश घनत्व को लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से लिखा जाता है। यानी रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से, पृष्ठीय सतही आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर रेखीय होगा। सपोज द linear charge density for the wire, माना कि तार के लिए रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। क्या बोलिए? लेमडा। एगो लेमडा का मतलब एक लंबाई में चार्ज, एक लंबाई में चार्ज, और सिग्मा वहां पर होता है, सिग्मा मतलब एक एरिया में चार्ज, और रो मतलब एक वॉल्यूम में चार्ज। एक लंबाई में चार्ज कितना है? लेमडा। एक लंबाई में चार्ज लेमडा। तो बोलो ए लंबाई में कितना होगा? तो एगो आम का दाम 5 रुपए बताओ, 2 आम का तो 5 दूना 10, 3 आम का 5 15, गुना कर लेते हैं। तो ए लंबाई में कितना चार्ज होगा? तो इनक्लोज चार्ज, बंद आवेश चार्ज, बंद आवेश बराबर लेमडा एल। क्या होगा? लेमडा एल। तो किसे? गॉस के पर में इसके, यानी हम इसके अंदर कहे कितना, बोलो इसके अंदर कितना आपको चार्ज क्लोज है, इसके अंदर कितना चार्ज क्लोज है? तो लेमडा एल। तब विद्युत फ्लक्स डेफिनेशन आपको क्या लिखे? फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होगा? बोलो फाई इक्वल टू ई ए मतलब इसका 2πRL, और दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच कितना एंगल है? 0, cos 0, cos 0 1। तो कितना होगा? फाई इक्वल टू ई इंटू 2πRL। अब क्या लिखे? फ्रॉम गॉसस लॉ, गाउस के, चाहे गॉस भी बोल देता है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होता है, गॉस के नियम से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब क्यू इनसाइड अभी निकाले हैं लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों फ्लक्स है, दोनों सेम एरिया से पास करने वाला फ्लक्स है, दोनों को सेम इक्वेट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दिया जाए। तो ई 2πRL लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट जाएगा। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, बोलिए ई बराबर कितना हो जाएगा? ई बराबर तो नीचे आ जाएगा लेमडा बाई
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यह तो क्या करना है, निकालना था। तो आज 2 हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए हैं, यानी अब 2 लॉन्ग क्वेश्चन और बचा है, जो कल हम लोग क्या करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही आपको रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।